हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? मैं हूं आशीष गुर्जर। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द गुर्जर गुरु पे। गाइस, तो चैप्टर नंबर 4 भी हमने कंप्लीट कर लिया है। चैप्टर नंबर 3 ऑलरेडी कंप्लीटेड था। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 जो है वो है हमारा इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन दे के रखा है इस चैप्टर के अंदर। बहुत ही खास चैप्टर है क्योंकि इस चैप्टर से हम लोगों को पार्टनरशिप के बारे में थोड़ा नॉलेज मिलेगा, एज वेल एज जो हमारा फाइनल अकाउंट है, जो सेकंड चैप्टर हमारा फाइनल अकाउंट है, उस चैप्टर के लिए हमें 2 अकाउंट मिलने वाले हैं जिसको हमें यहाँ से सीखना है। ठीक है, हाँ, पर मैं अभी इस चैप्टर के अंदर से जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी उतना ही हम करेंगे। और जो बड़े सम जो मैं बोल रहा हूँ आपको कि इस चैप्टर से हमें 2 क्वेश्चन बड़े 2 अकाउंट हमें 2 सीखने को मिलेंगे, वो हम डिटेल में नहीं सीखेंगे। हाँ, एक आध 2 इलस्ट्रेशन ज़रूर करवा दूंगा मैं आप लोगों को, बट उसके बारे में डिटेल में हम लेक्चर के अंदर समझेंगे नाउ, क्योंकि वो एग्जाम के अंदर आता नहीं है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे के रखा है। अब पार्टनरशिप क्या होता है? सर, पार्टनरशिप की ज़रूरत कब पड़ती है? बहुत ही सिंपल आंसर है उसका। देखो, क्या होता है कि जब कोई इंडिविजुअल जो है उसके पास पैसे तो है, क्या बोला? इंडिविजुअल हैज सफिशिएंट फंड बट डज नॉट हैव रिक्वायर्ड स्किल। बट उसके पास स्किल नहीं है, पैसे हैं बट काम करने की क्षमता नहीं है, या तो फिर उसके पास काबिलियत नहीं है। दूसरा ये हो सकता है, एन इंडिविजुअल हैज अ रिक्वायर्ड स्किल बट डज नॉट हैव अ सफिशिएंट फंड। उसके पास काबिलियत है, काम करने का जुनून है, सारी चीज़ें है, बट जो चाहिए वो फंड, पैसे नहीं है। तब भी हमें ऐसा पार्टनर चाहिए कि जो पैसे लेके आए, हम उसमें काम करें। एंड थर्ड वन इज टू डिस्ट्रीब्यूट द बिजनेस रिस्क। कभी कभी ऐसा होता है कि दोनों ही चीज़ मेरे पास है बट ये बिजनेस तो रिस्क वाला है, तो बिजनेस के अंदर रिस्क ना होने देना हो, या तो फिर जो रिस्क होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो तो एक और पार्टनर ऐड कर दो। तो इन अलग अलग रीज़न की वजह से हमारे पास पार्टनरशिप जो है वो आ जाती है, वो बनती है। नाउ पार्टनरशिप की डेफिनेशन देखते हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन बहुत सिंपल देकर रखी है, याद रखना, सेक्शन 4 ऑफ कंपनीज पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये क्या बोलता है? द पार्टनरशिप इज, चलो एक और क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया। पार्टनरशिप एक्ट कब इंट्रोड्यूस हुआ था? 1932 के अंदर। तो ये याद रखना, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्संस हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल और वन एनी वन ऑफ देम बाय एक्टिंग फॉर एल। क्या बोला है कि पार्टनरशिप ऐसी चीज़ है कि जो एक से ज़्यादा लोगों के बीच में, पर्सन्स ऐसा वर्ड यूज़ किया है, को वो लोग ऐसे एग्री होते हैं कि जो भी बिजनेस के अंदर प्रॉफिट होगा या तो फिर बिजनेस के अंदर लॉस होगा, वो वर्ड यूज़ नहीं किया, बट प्रॉफिट के बारे में ही वो लोग अभी सोच रहे हैं। तो वो क्या करेंगे कि वो बिजनेस या तो कोई एक बंदा चला रहा होगा सबकी ओर से, या तो सब लोग चला रहे होंगे, वो जो प्रॉफिट होता है वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इज दैट क्लियर? ये पार्टनरशिप हो गया। फिर से एक बार, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन द पर्सन हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट। क्या शेयर करना है? प्रॉफिट को, इवन लॉस भी शेयर करते हैं, ऑफ अ बिजनेस कैरी ऑन बाय ऑल, सारे के द्वारा ये बिजनेस चल रहा है, या तो एनी वन ऑफ एक्टिंग फॉर ऑल, या तो सबकी ओर से कोई एक बंदा उस बिजनेस को रन कर रहा है। ये हो गई हमारी पार्टनरशिप। Now, the person who enter into such relationship are individually called partners. जो person इस partnership के अंदर individually जो join होता है उसको individually हम क्या बोलते हैं? पार्टनर्स बोलते हैं। सीधी सी बात है, सपोज मान लो A, B एंड C 3 लोग इकट्ठा होकर पार्टनरशिप में जुड़ते हैं, तो A पार्टनर, B पार्टनर, C पार्टनर, इंडिविजुअली दे आर पार्टनर बट कलेक्टिवली अ फर्म। पर उन लोगों को साथ में मिला दो जो एक बन जाती है पार्टनरशिप फर्म, उसको क्या बोलते हैं? पार्टनरशिप फर्म बोला जाता है। तो ये थी हमारी डेफिनेशन। आई होप कि अच्छे से समझ में आ गया है, ध्यान रखना, कर लेना। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स। पार्टनरशिप का ऐसा क्या होता है तो हमें पता चल जाता है कि ये जो है वो पार्टनरशिप है। बहुत सिंपल है भाई, क्रिएशन बाय कॉन्ट्रैक्ट। देखो, जब भी कोई पार्टनरशिप फर्म की बात करते हैं तो उसको क्रिएशन जब भी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट थ्रू होता है। अब ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 2 तरीके के हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट रिटन भी हो सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकते हैं। बट मोस्ट प्रोबेबली अगर हम बात करें तो जो सबसे ज़्यादा एडवाइजेबल कोई है तो वो है कौन सा? रिटन कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एडवाइजेबल है। कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप के हो सकते हैं, एक ओरल भी हो सकता है, एक रिटन भी हो सकता है, बट
विच वन इज एडवाइजेबल, तो रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आज लिखा है कल जाके कोई डिस्प्यूट क्रिएट हुआ तो सब लोग मिलके बात करके उस डिस्प्यूट को सुलझा सकते हैं, अगर लिखा हुआ है तो। बट अगर सिर्फ बात की गई थी तो वो लंबे टाइम तक याद भी नहीं रहती और मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस बहुत सारे रहते हैं। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव। जाहिर सी बात है 1 2 3 4 5 6 7 जितने भी लोग मिलके ये बिजनेस करने वाले हैं, हर एक लोग का मोटिव क्या होगा, बस मस्त बिजनेस करे और मस्त लॉस तगड़ा सा कर ले। लॉस करने का होता है? नहीं 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 नहीं, उन लोगों का मेन ऑब्जेक्ट होता है प्रॉफिट का। अरे छोड़ो, ये तो पार्टनरशिप की बात हुई, इवन सोल प्रोप्राइटर हो, कोई भी छोटे से छोटा बंदा, उसका भी इंटेंशन क्या होता है कि मैं कुछ प्रॉफिट कमा लूं। डन। रात को आप निकल रहे हो, रात को एक सिंपल सोडा वाला बंदा खड़ा है वहां पे, उसका भी इंटेंशन क्या होता है कि मैं इस बिजनेस से कुछ प्रॉफिट अर्न करके जाऊं। तो जाहिर सी बात है ये तो पार्टनरशिप हो गई। इसमें तो 2 या उससे ज्यादा लोग मिलके काम करने वाले हैं, तो जाहिर सी बात है कोई सर्विस तो प्रोवाइड करेंगे नहीं। पार्टनरशिप फर्म के अंदर उसका मेन मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट अर्न करने का होता है, और ये जो प्रॉफिट है वो सब मिलके डिसाइड करते हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, अगर कुछ नहीं बताया गया तो हम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट, लीगल बिजनेस। चलो, पार्टनरशिप जो है ना वो सिर्फ लीगल बिजनेस का ही होना चाहिए। सर लीगल बिजनेस मतलब मैं बोल सकता हूँ जैसे कि बियर सेल करना, विस्की सेल करना बॉम्बे के अंदर लीगल है, बट जब अहमदाबाद की बात करें तो, गुजरात के अंदर की बात करें तो इलीगल है। यहाँ पे आप लीगली उसको सेल कर सकते नहीं हो। वैसे ही कसिनो रखना, बार रखना, ये गुजरात के अंदर अलाउड नहीं है, तो इसमें आप पार्टनरशिप में ये सारी चीजें ओपन नहीं कर सकते, बिकॉज ये अलाउड नहीं है। दैट इज वाई इसलिए बोला गया है कि जब भी आप पार्टनरशिप फर्म में काम कर रहे हो तो वो पहले तो क्या होना चाहिए, लीगल बिजनेस होना चाहिए। अगर इलीगल है तो पार्टनरशिप का तो खैर क्वेश्चन ही नहीं अराइज होता। नेक्स्ट, एजेंट ऑफ ईच अदर। यस सर, व्हाट इज एजेंट ऑफ ईच अदर? देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लो कि 2 पार्टनर है ए एंड बी। अब जो ए है वो बाहर गांव गया है, अब यहाँ पे बी खड़ा है, उसको पैसे की जरूरत पड़ी, उसने मार्केट में जाके बैंक के पास से हमारे जो पार्टनरशिप के डॉक्यूमेंट्स है उसके बेसिस पे लोन ले ली। अब देखो बैंक ने तो लोन किसके बेसिस पे दे दी है, पार्टनरशिप फर्म के बेसिस पे। ये लोन किससे लिए, बी ने, जब ए आउट ऑफ टाउन या आउट ऑफ कंट्री था उस टाइम पे। नाउ जब ए आता है तो वो देखता है, या तो फिर उसको कुछ बताता नहीं है, या तो फिर कैसे भी करके उसको पता चल गया। तो जब बैंक को पैसे देने होंगे तब बैंक को पैसे सिर्फ बी नहीं देगा, सिर्फ बी देगा नहीं, सिर्फ बी पैसे नहीं देने वाला है, पैसे तो ए को भी देने पड़ेंगे भाई। क्यों? क्योंकि वो दोनों की पार्टनरशिप के फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके बेसिस पे लोन लिया गया है। इसलिए तो बोला जाता है एजेंट ऑफ ईच अदर। एक बंदा जो काम करेगा उसकी इफेक्ट दूसरे को भी होगी। एक ने अच्छा काम किया तो दूसरे को भी उसका फायदा, एक ने खराब काम किया तो दूसरे को भी उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। दैट इज व्हाई वी कैन से दैट दे आर द एजेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखो नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने रखने चाहिए, ये भी एक क्वेश्चन है। सही क्वेश्चन है। देखो अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 की बात करें, पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, उसको पूरा मॉडिफाई करके 2013 में कंपनीज एक्ट बनाया गया। उसकी सेक्शन 464 ये बताती है कि गवर्नमेंट, आप लोगों को हम परमिशन देते हैं कि मैक्सिमम 100 पार्टनर रहने चाहिए, उससे ज्यादा नहीं है। अब आप लिमिट डिसाइड करो। तो 2014 में रूल नंबर 10 के अंदर बताया गया है कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर मैक्सिमम 50 पार्टनर रह सकते हैं। मतलब कम से कम कितने पार्टनर रहने चाहिए, 2, क्योंकि 2 लोग होंगे तभी तो पार्टनरशिप मानी जाएगी, एक से तो होगा नहीं। तो 2 या उससे ज्यादा, बट मैक्सिमम कितने लोग होने चाहिए, 50। तो ये अगर क्वेश्चन के अंदर पूछा तो ध्यान में रखना। आगे, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। सर व्हाट इज अनलिमिटेड लायबिलिटीज? देखो अगर मैं पार्टनरशिप फर्म के अंदर आता हूं, मान लो कि मैंने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, मेरे पार्टनर ने 2 लाख रुपीज इन्वेस्ट किए, 4 लाख रुपीज का हमने इन्वेस्टमेंट किया, बिजनेस किया, पहले साल में प्रॉफिट हुआ, दूसरे साल कोविड की वजह से लॉस हो गया, लॉस हुआ हमें 6 लाख रुपीज का, बट हमने इन्वेस्टमेंट किया था 4 लाख रुपीज, तो चलो वो तो गया, बट बाकी 2 लाख का क्या? तो जो भी 2 लाख का पेमेंट है वो तो भाई करना ही पड़ेगा। तो 1 लाख मुझे पेमेंट करना पड़ेगा, 1 लाख जो मेरा पार्टनर है उसको पेमेंट करना पड़ेगा। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि आपने इन्वेस्टमेंट किया, उससे ज्यादा भी आपको पेमेंट करना पड़ सकता है।
आपको अपने खुद के असेट में से, पर्सनल असेट में से भी पैसे देने पड़ सकते हैं। इवन गहने, जो ज्वेलरी होती है वो भी आप सेल करनी पड़ सकती है, आपकी खुद की प्रॉपर्टी भी सेल करनी पड़ सकती है अगर आप पेमेंट नहीं कर पाए तो। दैट इज वाई ये कहा गया है कि ये इसकी जो लायबिलिटी होती है वो कैसी होती है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। एंड देन आफ्टर है ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ द फर्म। बेसिकली जब ऑनरशिप और मैनेजमेंट की बात होती है तो जो पार्टनर्स होते हैं वही उसका ऑनर होता है और वही मैनेजमेंट करते हैं। हाँ, फर्क ये होता है कि सारे पार्टनर मैनेजमेंट करना नहीं चाहते तो उसके बदले कोई एक बंदा करेगा या 2 या 3 लोग भी कर सकते हैं, ये डिपेंड करता है। इज इट क्लियर? आई होप कि सारे के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ में आ गए। एक बार फिर से रिवाइंड करके देख लेना। मुझे पता है कि मेरा फेस नहीं दिख रहा है इसलिए थोड़ी थोड़ी कम मज़ा आ रही होगी, बट उसके ऊपर काम चालू है। कुछ दिन में हम वो कर देंगे कि ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट और बढ़े। मेरी बॉडी लैंग्वेज देखो तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट लगे, और दूसरी चीज़ आपको ऐसी फीलिंग आए कि सच में आप पढ़ रहे हो। ये ऐसी फीलिंग नहीं आती, मुझे पता है, बट थोड़ी मजबूरी है। चला लो, 1-2 वीडियो तक ऐसा रहेगा, फिर हम कुछ कर देंगे। नेक्स्ट, अब हमें समझना है पार्टनरशिप डीड के बारे में। सर व्हाट इज पार्टनरशिप डीड? देखो, जब भी हम पार्टनरशिप के अंदर आते हैं तो मेन क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या रहेंगे, हम क्या करने वाले इन फ्यूचर में। सिंपल सा एग्जांपल, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो क्या रखेंगे, हम प्रॉफिट अगर हुआ तो कौन से रेशियो में शेयर करेंगे। सर ये तो इक्वल ही होता है। नहीं 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 नहीं, ये तो सिर्फ हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में होता है। आधे पैसे तू ला, आधे पैसे मैं लाता हूँ, हम इन्वेस्ट करेंगे, जो भी प्रॉफिट हुआ वो आधा आधा बांट लेंगे, खेल खत्म। ये तो हमारा ज़्यादातर इजी रहता है, इसलिए प्रैक्टिकल लाइफ में ज़्यादा होता है, बट अलग अलग भी हो सकता है। ये सारी चीज़ों के लिए हमें पार्टनरशिप डीड बनाना पड़ता है। और इस डीड के अंदर क्या होता है, ताकि इन फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, इस डीड के अंदर क्या होता है, तो सबसे पहले डिटेल्स ऑफ पार्टनर, जितने भी पार्टनर्स है उसका पूरा डिटेल मतलब नाम क्या होगा, मगन भाई, छगन लाल, छोटा लाल, बराबर, वॉट एवर, जो कुछ भी नाम है वो नाम लिखो। उसके अलावा जो भी पार्टनर्स है उसके अलावा उसकी कॉन्टैक्ट डिटेल रखो, वो सारी चीज़ें पूरा डिटेल रखना है। उसका काम क्या है वो भी हमें रखना है। तो डिटेल ऑफ पार्टनर्स, डिटेल ऑफ फर्म की भी डिटेल रखनी है कि फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल हम रखेंगे। टाइप ऑफ बिजनेस, कौन से टाइप का बिजनेस कर रहे हैं हम, डन, वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि भाई हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर गुड्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो कौन सी कैटेगरी में, फूड की कैटेगरी में आ रहा है या तो फिर कोई और कैटेगरी के अंदर आता है, ये आपको उसको बताना पड़ता है, उसके अंदर लिखना पड़ता है। कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, जब भी आप पार्टनरशिप स्टार्ट करते हो तो कौन से दिन से स्टार्ट की, तो वो दिन का जो डेट है वो भी लिखना पड़ता है कि भाई हमने स्टार्ट किया 1 जनवरी 2021 से, तो वो डेट लिखा जाता है उसके अंदर। कैपिटल, वैसे तो देखा जाए तो पार्टनर्स के बीच में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है कि कौन कितना कैपिटल ला सकता है और कौन कितना कैपिटल लाएगा। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं, किसी को ज़्यादा कैपिटल लेके आना है तो वो ज़्यादा लेके आ सकता है, कोई कम लेके आना चाहता है तो कम लेके आ सकता है, पर सबकी म्यूचुअल क्या होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और सब एग्री भी होने चाहिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि कोई बंदा कैपिटल नहीं भी लेके आता है। सर ऐसा कैसे हो सकता है? ये हो सकता है, जो कैपिटल लेके नहीं आता है वो ज़्यादा काम करेगा फर्म के अंदर, हो सकता है, नहीं हो सकता है? यस सर, हो सकता है। नहीं बोलते 2 पार्टनर, एक का इन्वेस्टमेंट, एक की मेहनत, हो गया ना। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो कैपिटल लेके आ रहा है क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है? अगर करना है तो पहले दिखाओ कि हाँ करना है, और कितना करना है वो भी बताओ कि कितना करना है, 5%, 6%, 10%, ये भी बताना पड़ेगा। ओके सर, अगर नहीं बताया तो मतलब अगर क्लियर नहीं है इंटरेस्ट चार्ज करे या ना करे तो फिर आगे अभी एक और चीज़ आने वाली है, वहाँ पे मैं बताऊंगा, तब इंटरेस्ट चार्ज करने का नहीं। दूसरी चीज़ है ड्राइंग्स। सर व्हाट इज ड्राइंग्स? देखो, ड्राइंग्स बहुत ही सिंपल चीज़ है। ड्राइंग्स की बात करो तो कैपिटल के अंदर क्या होता है कि ऑनर ऑफ द बिजनेस जो है वो बिजनेस को जो कुछ भी देता है उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं सर। तो ऑनर ऑफ द बिजनेस के अंदर से जो भी ले जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स बोलेंगे। इज इट क्लियर? उसको क्या बोलेंगे हम, ड्राइंग्स बोलेंगे। अब ये ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट काउंट करना है या नहीं करना है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये वाला पॉइंट्स आ गया। अगर हाँ करना है तो पहले बताओ, और कितना करना है वो भी बताओ, 5%, 10%, 12%, व्हाट इज योर रेट, ये बताना पड़ता है। देन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, चलो भाई ये बिजनेस कर रहे हैं, चलो 1 साल हो गया, प्रॉफिट कमा लिया, बट इस प्रॉफिट को कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है,
डिसाइड करो भाई, पहले ही डिसाइड कर लो कौन से रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और अगर प्रॉफिट होता है तो भी उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा, लॉस होता है तो भी उसी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मैं लाइन टू लाइन रीड करके नहीं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ, बोर करना नहीं चाहता इसलिए, और आपको इसके अंदर से एक बार रीड कर लेना है, अगर कोई क्वेरी रहती है तो मुझे पूछ लेना। नेक्स्ट, उसके बाद है सैलरी, बोनस, कमीशन एंड रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स। देखो जो भी हमारे पार्टनर्स है उसको कोई सैलरी दी जाएगी अगर वो काम कर रहा है तो, क्या उसको कोई बोनस दिया जाएगा, क्या उसको कोई कमीशन दिया जाएगा, ये पहले से ही बताना पड़ेगा, पहले से ही लिखना पड़ेगा। अगर नहीं बताया तो कुछ नहीं दे पाएंगे। उसके बारे में आगे आने वाला है, जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है 1932 का, उसके अंदर कुछ रिस्ट्रिक्शंस है उसके रिलेटेड, अगर आप लोगों ने ये नहीं बनाया तो। नेक्स्ट, उसके बाद है इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइडेड बाय द पार्टनर्स टू द फर्म। अब देखो क्या होता है कि ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ी तो लोन लेने मार्केट में जाएंगे। अब बाहर लोन लेने जाए इससे बेटर है कि हमारा कोई पार्टनर है, उसके पास अगर कोई पैसे पड़े हैं तो उसके पास से ही लोन ले ले। हाँ, अगर वो लोन देना चाहता है तो उसका एक रेट डिसाइड करो कि भाई उसको कितना % दिया जाएगा। अगर नहीं डिसाइड हुआ तो 6% दिया जाएगा, वो आगे आने वाला है। उसके बाद गुडविल, गुडविल भाई कितनी रखनी है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है गुडविल की, गुडविल चैप्टर खैर हमने सीख लिया है, कौन सी मेथड यूज़ करनी है, कितना गुडविल रखेंगे, कब कब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा, वो सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड करनी पड़ती है। नेक्स्ट, एडमिशन एंड रिटायरमेंट, क्या कोई पार्टनर को हम एडमिट कर सकते हैं? इफ़ यस तो उसके लिए क्या क्या हमारे पास रूल्स एंड रेगुलेशंस है, इफ़ नो तो कोई इश्यू ही नहीं है। क्या कोई पार्टनर रिटायर होना चाहता है तो हो सकता है, यस हो सकता है, तो उस टाइम पे क्या प्रोसीजर रहेगी वो भी बता दो भाई पहले से ही। इज इट क्लियर? एंड लास्ट वन इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। जब भी कोई फर्म होती है वो कंटिन्यू करना नहीं चाहती है तो उस फर्म को बंद कर देने में ही भलाई है। तो जब भी उसको बंद किया जाता है उसको डिसोल्यूशन बोलते हैं। तो वो कैसे किया जाना चाहिए, उसमें किन किन लोगों का इंटरफियरेंस होना चाहिए, क्या कोर्ट का इंटरफियरेंस होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको पहले से ही बतानी पड़ती है। तो ये हो गए हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है उसके बारे में छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आप लोगों को ये अच्छे से देख लेना है। अगर कोई क्वेरी या डाउट कुछ भी रहता है कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आगे लास्ट पॉइंट फॉर टुडे ये है कि जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है उसके प्रोविजंस क्या कहते हैं। तो देखो, प्रोविजन फॉर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 पर्टेनिंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इज एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड बनाए तो कोई इशू है नहीं, उसमें जो लिखा है उसको फॉलो करेंगे। बट अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाया है तो इन 7 पॉइंट को आपको फॉलो करना पड़ेगा। फर्स्ट, ईच पार्टनर कंट्रीब्यूट्स कैपिटल इन द फर्म बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। सब लोग अपने हिसाब से एग्री होकर कैपिटल दे सकते हैं। कोई अगर नहीं लाना चाहता है तो वो भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं सबको कैपिटल लेके आना पड़ेगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन द कैपिटल ऑफ द पार्टनर कैन नॉट बी पेड। इंटरेस्ट जो पार्टनर्स कैपिटल के ऊपर है वो भी नहीं किया जाएगा। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस वुड बी रिमेन इन इक्वल प्रोपोर्शन। जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस है, उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वली किया जाएगा अगर पहले से आप लोगों ने डिसाइड नहीं किया है तो। उसके बाद ये जो ड्राइंग है उसके ऊपर इंटरेस्ट है वो भी पे नहीं किया जाएगा। हमें इंटरेस्ट कैपिटल का भी नहीं पे करना है, चार्ज नहीं करना है ड्राइंग के ऊपर भी। सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्यूनरेशन भी पे नहीं करना है। बट हाँ, अगर कोई पार्टनर लोन देता है तो उस लोन के ऊपर 6%, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया, इंटरेस्ट देना पड़ेगा। And in case of any reasonable expense incurred by the partner for the firm, the partner has the right to reimburse it. Reimburse का मतलब regain होता है। क्या होता है? regain मतलब अगर आपने कोई एक्सपेंस किया है तो वो आप दूसरे पार्टनर के पास से ले सकते हो उसके हिस्से का। बस इतनी चीज़ें हैं। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो गया है। अगर फिर भी कोई क्वेरी है फिर से एक बार देख लो, ज़्यादा तो कुछ है नहीं, थियरी है सिंपल सी, देख लीजिए। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा गाइस, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। डन। नेक्स्ट लेक्चर में हम कैपिटल अकाउंट से आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।